हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामी रीडिफाइनिंग एजुकेशन। मेरा नाम है प्रभाष कुमार और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यूपीएससी मैथमेटिक्स ऑप्शनल कोर्स चला हमारा रियल एनालिसिस का। 3 साल के बाद ये 17वां लेक्चर मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ क्योंकि 16 लेक्चर के बाद आई वॉज बिजी इन टू सम सर्टन स्टफ्स। तो हम लोगों ने सोचा कि रियल एनालिसिस का 3 कोर्स बना हुआ है। एक रत्नाकर सर ने बनाया है, एक मैडम ने बनाया है और एक मेरा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो यूट्यूब का रियल एनालिसिस का कोर्स है वो 2 है। एक मैम के द्वारा बनाया हुआ है और एक सर के द्वारा बनाया हुआ है। एक कोर्स मेरा बचा हुआ था, सो आई हैव रिज्यूम्ड द कोर्स फ्रॉम टुडे और हम लोग 16 लेक्चर के जस्ट बाद से हम लोग देख रहे हैं। तो जो लोग कंटिन्यूएशन में देख रहे होंगे फर्स्ट लेक्चर से ब्यूटी ऑफ कोकोनट से लेकर के, तो उनको पूरा कंटिन्यूएशन करना चाहिए। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले लेक्चर 1 देखिए, फिर सीरियली उसको फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचिएगा। ठीक है। सो लास्ट 3 साल पहले जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसी से हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में, हम लोग सीक्वेंस पढ़ रहे थे और सीक्वेंस में हम लोग ऑसिलेटरी सीक्वेंस को भी फिनिश कर चुके थे। ठीक है। एक क्वेश्चन होमवर्क मैंने दिया था, मैंने बोला था आपको सॉल्व करने के लिए। अभी तक मेरे को सॉल्यूशन मिला नहीं है उसका, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन इज शो दैट द सीक्वेंस -1 to the power n is a finitely oscillating sequence, is a finitely oscillating sequence. ऑसिलेटरी सीक्वेंस भी मैंने आपको बताया था 2 तरह का होता है। फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस की एक लिमिटेड वैल्यूज के पीछे इधर उधर टू एंड फ्रो वैरी करती है वैल्यूज, जस्ट लाइक +a -a +a -a +a -a। तो ये आपका फाइनाइट हो गया। और एक होता है इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, जिसमें मान लीजिए +a -a +2a -2a +3a -3a। तो इस तरह से क्या हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। लेकिन ये जो इधर 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 हो रहा है, ये रुक नहीं रहा है, लिमिटेड में नहीं है, ये इनफाइनाइटली जा रहा है, समझ रहे हो। और ये वाला जो है अभी आपको दिखाएंगे, सो ये ऑसिलेट फाइनाइटली कर रहा है, मतलब यूं यूं। ठीक है। हैंड मूवमेंट्स आप देखिए, मैं हैंड मूवमेंट्स आर नॉट चेंजिंग, इट्स जस्ट बीटिंग फ्रॉम दिस साइड दिस साइड दिस साइड दिस साइड, करेक्ट। नाउ इन केस ऑफ इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, हाउ द हैंड मूवमेंट्स विल लुक लाइक। यहां पे एक बार बीट किया, थोड़ा सा डिस्टेंस पे इधर बीट किया, फिर इधर बीट किया, फिर ये इधर बीट किया। सो इट जस्ट लाइक अ डांस स्टेप। आपको ये दिखाना है कि ये सीक्वेंस जो है वो एक फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। तो चलो देखो, द मेन चैलेंज इन द क्वेश्चन ऑफ रियल एनालिसिस इज हाउ टू स्टार्ट, how to approach, how to proceed and how to end. See, calculus and real analysis have 2 different approaches. दोनों में अलग ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों के अप्रोच में। कैलकुलस में हमें मुलायम चीज़ें मिलती हैं, मतलब अंदर कोकोनट वाला पार्ट। रियल एनालिसिस में वी नीड टू फर्स्ट थिंक एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, और इसका ब्यूटी भी आप बता सकते हो कि देर इज़ नो स्टैंडर्ड थिंग, मतलब स्टैंडर्ड इन अ सेंस कि मैं जिस तरह से सॉल्यूशन यहाँ पे डिफाइन करूँगा, हो सकता है कि आप अपने तरह से सॉल्यूशन आप डिफाइन कर पा रहे हो, प्रोवाइडेड इट शुड बी लेजिटिमेट। ठीक है। सो मैथमेटिकली लेजिटिमेसी को मेंटेन रखते हुए लैंग्वेज कुड बी डिफरेंट। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए इसको मैं आपको शो कर रहा हूँ, इसको मेरे को दिखाना है कि ये फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है। तो पहले क्या करूँगा, फर्स्ट लेट्स एनालाइज एंड थिंक कि जो कुछ भी दिया है यहाँ पे, सबसे पहले इसको चलो एक सिंबॉलिक फॉर्म में दिखते हैं, क्योंकि अगर हम सिर्फ डायरेक्टली इसको लेके प्रोसीड करेंगे तो हमारा जो लैंग्वेज होगा, मैथमेटिकल लैंग्वेज, वो प्रॉपर नहीं बन पाएगा। तो ये जो चीज़ है इसको हम क्या करेंगे, कुछ एक नाम दे देंगे। ठीक है।
अब उस नाम के हेल्प से वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट। समझ में आया? चलो देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो सीक्वेंस है उसको हम नाम दे रहे हैं लेट्स से an। सो an इज इक्वल टू सीक्वेंस -1 के पावर में n एंड दिस। ऑलराइट, ये चीज़ नहीं लगाएंगे, इसका मतलब ये सीक्वेंस है, इसके अंदर जो कुछ भी है, अंदर में जो फैक्टर है ना उस चीज़ को हमने मान लिया है an, मतलब नंबर ऑफ nth टर्म। अब यहाँ से पहले हम कुछ टर्म्स पहले दिखा लेंगे कि क्या क्या आ रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे an है तो a1 निकालना है हमें, n की वैल्यू 1 पुट करो, सो -1 आएगा। a2 निकालना है, स्क्वायर हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। a3 -1, a4 1, a5 -1, a6 1। सो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि ऑड टर्म्स जितने भी हैं वो सारे माइनस 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 है, जो इवन टर्म्स हैं वो सारे 1 1 1 मतलब प्लस हैं, पॉजिटिव हैं। ठीक है, नाउ इसका जो टर्म्स है वो कैसा दिख रहा है? -1 1, -1 1, -1 1, -1 1। क्या ये सिलसिला रुकेगा? बिल्कुल नहीं रुकेगा। अब क्योंकि ये नहीं रुकेगा इसलिए क्या है, ये रुकेगा नहीं, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जाएगा, मतलब ये सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट तक जाएगा, नो डाउट। लेकिन इस सीक्वेंस का जो नेचर होगा ना वो फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस होगा। तो कौन से सीक्वेंस को हम लोग फाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस बोलते हैं? तो यहां पे दो टर्म है, एक है ऑसिलेटिंग और दूसरा है फाइनाइटली। अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द टर्म ऑफ दिस फाइनाइटली। फाइनाइटली का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होंगे, बिल्कुल भी नहीं। पहला टर्म -1, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, फिफ्थ टर्म ये, सिक्स टर्म ये, और ये सिलसिला चलते चला जाएगा। n की वैल्यू आप जो मर्जी बैठा दो, आगे बढ़ते जाओगे ये सिलसिला चलता जाएगा। ठीक है, फाइनाइट कहने का मतलब क्या है कि उसका रेंज फिक्स हो गया है, उस रेंज से बाहर नहीं जा सकता है। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा होगा? इसका रेंज क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ द सीक्वेंस? रेंज तो है -1 और 1, बस, इससे बाहर तो जा ही नहीं सकता है। तो जब कभी भी हमारा सीक्वेंस का रेंज फाइनाइट रहेगा तब हम उसको फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। और बात रही ऑसिलेटिंग की, ऑसिलेटिंग का मतलब आपको बताया, दिस 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 दिस। ठीक है, मतलब दो पॉइंट के बीच में ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो लाइक दिस। ठीक है, वंस अगेन मतलब ये हैंड मूवमेंट से समझिए। फाइनाइट ऑसिलेटिंग सीक्वेंस मतलब आई हैव, मतलब एक लाइन है, सपोज आप मान लो एक लाइन कंसिडर करो, एक पॉइंट मैंने फिक्स कर लिया है, एक पॉइंट इधर फिक्स कर लिया है। अब मैं सीक्वेंस को जब चालू करूंगा तो लाइक दिस, ऐसे यूं 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 यूं, उसी पॉइंट पे इस तरह से ऐसा होगा। अब मान लीजिए वो सीक्वेंस को मैं इनफाइनाइट कर दे रहा हूँ, इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग, उस ऑसिलेटिंग सीक्वेंस को इनफाइनाइट कर दे रहा हूँ। सो एक बार यहाँ पे बीट, यहाँ पे बीट, डिस्टेंस पे ऐसे है, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे। समझ में आ रहा है? उसी तरह से इसका उल्टा भी हो सकता है, पहले यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, मतलब ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, लाइक दिस पॉइंट्स में। सो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि रेंज क्या है? -1 है और 1 है। नाउ हम लिखेंगे सिंस द रेंज ऑफ दिस सीक्वेंस, सिंस द रेंज ऑफ the sequence is finite, finite ही हुआ ना, range of the sequence is finite या फिर bounded, hence we can say, hence the sequence is bounded।
hence the sequence is bounded. अब देखो, ये तो हमने इस तरह का लिख दिया है, और साथ ही साथ यहां से आपको एनालिसिस दिख रही है कि ऑड टर्म्स जो हैं वो सारे नेगेटिव हो रहे हैं और इवन टर्म्स जो हैं वो सारे पॉजिटिव हो रहे हैं. तो ऑड टर्म्स रिप्रेजेंट करने के लिए, इवन टर्म्स रिप्रेजेंट करने के लिए हम 2n शो करते हैं, और ऑड टर्म्स रिप्रेजेंट करने के लिए 2n+1 यूज करते हैं. तो यदि अगर हम फाइंड करें लिमिट a to n टेंड्स टू इन्फिनिटी और लिमिट ऑड टर्म्स व्हेन n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? ये इवन है ना, an. सो लिमिट an, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? इवन. यहाँ पुट कर दो 1 2 4, तो यहाँ पे 2 के लिए, 4 के लिए, 6 के लिए, ये सब क्या वैल्यूज आ रही हैं? 1. और ऑड के लिए ये सब क्या आ जा रहा है? -1. ठीक है, तो इसका 2 ही वैल्यूज मिल गए हैं. सो आपको क्या दिख रहा है? ये कि लिमिट की अलग अलग वैल्यूज मिल रही है. तो जब कभी भी लिमिट की अलग अलग वैल्यूज होती है तो क्या वो कन्वर्जेंट होता है? नहीं. कन्वर्जेंट तभी होता है, कन्वर्ज करने का मतलब मैंने आपको सीक्वेंस में बताया था कि जब कभी भी कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सारे दिशाओं से लोग आकर के सेटल हो जाएं. किसी एक पर्टिकुलर येलो डॉट पे अगर कुछ आपका ये सेंस आपको अगर मिल रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाकर के सारे सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, तभी वो कन्वर्जेंट होगा. लेकिन यहां पे तो सेटल होने की कोशिश नहीं कर रहा, यहां पे तो डांस कर रहा है. अगर ये आपका लाइन है तो एक बार -1 पे, एक बार 1 पे, तो एक बार इधर जंप करता है, फिर इधर जंप करता है, ऐसे इधर जंप करता है, फिर इधर जंप कर देता है, फिर इधर जंप करता है, फिर इधर जंप कर देता है. तो इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो कन्वर्ज नहीं हो रहा है. तो ऑब्वियसली ये तो कन्वर्जेंट नहीं है. कन्वर्जेंट होने के लिए यूनिक लिमिट वैल्यूज आनी चाहिए. यूनिक लिमिट वैल्यूज, यूनिक लिमिट वैल्यू मिलनी चाहिए. लेकिन यहाँ पे तो यूनिक वैल्यू लिमिट नहीं, यूनिक लिमिट वैल्यू नहीं है, 2 है, एक ये. सो दैट इज वाई हम बोल सकते हैं कि सिंस द लिमिट वैल्यूज आर नॉट यूनिक, वी कैन से दैट द सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट. So, since it does not have a unique finite limiting value, hence the sequence is not convergent. Hence the sequence is not convergent. कन्वर्जेंट नहीं है इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो डाइवर्जेंट हो जाएगा, ऐसा जरूरी है. इसीलिए तो हमने सेपरेट चीजों को पढ़ा है ना, 3 तरह के सेपरेट चीजों को पढ़ा है. एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस पढ़ा, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस पढ़ा, और जो ना कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है वो ऑसिलेटरी सीक्वेंस है. सो दैट इज वाई दीज 3 सेपरेशंस आर इंपॉर्टेंट. वरना जो कन्वर्ज नहीं किया वो डाइवर्ज कर गया, अरे ऐसे कैसे हो सकता है? डाइवर्ज करने का सेंस क्या होता है कि डाइवर्ज करने का मतलब है जैसे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट से आप सब दिशाओं में भाग रहे हो, इधर भाग गए, इधर भाग गए, इधर भाग गए, कहीं पे भी आप डाइवर्ज कर रहे हो, निकल रहे हो, यू आर जस्ट ट्राइंग टू एक्सपैंड, बाहर की तरफ आप भाग रहे हो, तो ये हो जाएगा डाइवर्जेंट, ये बन जाएगा डाइवर्जेंट. और डाइवर्जेंट अगर है तो इसका मतलब इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी दैट विल बी इनफाइनाइट. It has got infinite, limiting value is infinite, limiting value is इधर प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जिधर भी आपको डाइवर्ज करना है. ठीक है, तो कन्वर्जेंट में एक यूनिक लिमिट वैल्यू मिलेगी,
इसमें आपको यूनिक लिमिट वैल्यू, मतलब जो लिमिट वैल्यू है वो इन्फिनिटी मिलेगी, और यहाँ पे यूनिक लिमिट वैल्यू नहीं मिलेगी, शफल मतलब पॉइंट्स मिलेंगे जो कि उस पर डांस कर रहे होंगे, ठीक है। सो सिंस इट डज नॉट हैव अ यूनिक फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यूज, हेंस द सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट, बट the sequence is oscillating between two limiting values, but the sequence is oscillating between two limiting values, that is 1 and -1. Therefore we can say that the given sequence is a finitely oscillating, क्या था, oscillating sequence, ये दिखाना था आपको। तो यहाँ पे देखो जो मैंने लैंग्वेज लिखा है, अब ज़रूरी नहीं कि सेम लैंग्वेज आपका हो सकता है कि इससे छोटा लैंग्वेज भी हो सकता है, बहुत क्रिस्प करके आपने लिख दिया, हो सकता है कि आपने और थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिख दिया है, फ़र्क नहीं पड़ता। कोशिश यही रखिए कि जितना कम से कम, मतलब ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा कम भी लैंग्वेजेस नहीं करनी है, ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना है, मॉडरेट मतलब स्पेस में आप लैंग्वेज को आप किस तरह से आप मैथमेटिकली टर्म्स का यूज़ करके आप कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर एंड अप्रिशिएबल होता है, ठीक है। इसमें एक थ्योरम है, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। सो लेट्स से थ्योरम, और उसको प्रूफ भी करेंगे। सो थ्योरम सेज, हियर वी हैव अ थ्योरम। जितने मैं आपको थ्योरम्स लिखा रहा हूं उसको आप एज अ रिजल्ट मतलब मार्क करके रखिए, उस चीज़ को याद करके रखिए क्योंकि वो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में थ्योरम यूपीएससी अब ज़्यादा पूछता नहीं है, वेटेज कम कर दिया है, एप्लीकेशन पार्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। पहले आज से 7, 8 या 10 साल पहले, 10 साल पहले तक मतलब थ्योरम्स इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, प्रूफ्स ज़्यादा पूछा करते थे, लेकिन अब प्रूफ्स ज़्यादा नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं। तो क्वेश्चन पूछने के लिए आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरम का डायरेक्ट रिजल्ट याद करना पड़ेगा क्योंकि वो यूज़ करना होता है, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए जो थ्योरम्स हम लिखा रहे हैं, प्रूफ आपके समझाने के लिए मैं करा दे रहा हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। लेकिन for exam the theorem statement is important and you have to use these theorem statements while solving the problems if needed, ठीक है। So theorem says if a sequence an diverges to infinity, if a sequence an diverges to infinity, therefore then an is bounded below, then an is bounded below then an is bounded below but unbounded above, So this is a theorem. Now this theorem you can remember it as a result. ये आपको theorem किस तरह से याद करना है, आपको as a result you need to memorize it out because you will be needing these theorems while solving the problems. So theorem को solve करने के लिए भी इसका proof हम लोग देख लेंगे, but आपको मैं फिर से बता रहा हूँ इस थ्योरम का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट को रट जाइए, इंपॉर्टेंट है। समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। बोल रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस इन्फिनिटी के तरफ डाइवर्ज कर रहा है तो ये वाला जो सीक्वेंस होगा ना वो बाउंडेड बिलो होगा
वो बाउंडेड बिलो होगा और अनबाउंडेड अबव होगा। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में न्यूमेरिकल वैल्यूज ले करके काफ़ी अच्छी तरह से आपको क्लियर कर दिया था कि अनबाउंडेड क्या होता है, बाउंडेड क्या होता है, अनबाउंडेड अबव क्या होता है, अनबाउंडेड बिलो क्या होता है, बाउंडेड अबव क्या होता है, बाउंडेड बिलो क्या होता है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर्स आप देखिए और उसके बाद फिर इस चीज़ को आपको बेटर वे में समझ में आएगा। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने ठीक है पढ़ा है, फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं। तो समझो पहले एक बात को, बाउंडेडनेस को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब कभी भी हम बाउंडेडनेस का बात करेंगे, बाउंडेडनेस, बाउंड कर देना मतलब किसी को बांध के रख लेना, बंधन में रखना, ठीक है। तो दो चीज हो सकती है, या तो वो बाउंडेड होगा, बाउंडेडनेस की बात कर रहे हैं, और ये भी बाउंडेड होगा। लेकिन जो डिफरेंस आता है वो कैसे आता है, एक होता है बाउंडेड अबव, मतलब ऊपर से बांध के रख दिया, एक होता है बाउंडेड बिलो, मतलब नीचे से बांध के रख दिया। अब मान लीजिए किसी इंसान को आप ऊपर से बांध के रखोगे, नीचे से बांध के रखोगे, तो वो तो स्लेव हो जाएगा। सो हम क्या बोल सकते हैं कि इफ एनी सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव एज वेल एज बाउंडेड बिलो इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो कायदे से एक सीक्वेंस को बाउंडेड सीक्वेंस हम तभी बोल सकते हैं जब बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो साइमल्टेनियसली होंगे। और यदि अगर मान लीजिए बाउंडेड अबव है, खाली सिर्फ बाउंडेड अबव है, मतलब अपर लिमिट उसकी फिक्स हो गई है, नीचे के तरफ कोई लिमिट फिक्स नहीं है, इट कैन मूव टू मतलब लोअर डायरेक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे साइड में क्या हो जाएगा, वो अनबाउंडेड हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? बाउंडेड ऊपर हो गया, नीचे हमने छूट के दे के रखा है, सो इट कैन गो, सो दैट विल बी अनबाउंडेड। समझ में आ रहा है? लेकिन यदि अगर हम बाउंडेड अबव भी कर दिए, बाउंडेड बिलो भी कर दिए, दोनों जब क्लब कर देंगे तब वो बाउंडेड हो जाएगा। और इसका जस्ट कंटेम्पररी, एंड इफ यू टॉक अबाउट अनबाउंडेडनेस, जब हम अनबाउंडेडनेस का डीलिंग करते हैं, अनबाउंडेडनेस, तो यहां पे भी दो बातें होंगी, एक हो जाएगा अनबाउंडेड और यहां पे भी हो जाएगा अनबाउंडेड, ओके। लेकिन डिफरेंस कहां पे क्रिएट होगा, अनबाउंडेड अबव और अनबाउंडेड बिलो। अब इसको डायग्राम से समझ लो। रियल नंबर्स पढ़ रहे हैं, रियल एनालिसिस कर रही है, तो ऑब्वियसली इसमें एवरीथिंग विल बी वन डायमेंशनल। मतलब रियल नंबर, सेट ऑफ रियल लाइंस क्या होता है, लाइक दिस होता है ना। तो उसी तरह से समझिए, जैसे ये सेट ऑफ रियल नंबर्स है, मतलब रियल लाइन है ये, लेट्स से दिस इज द रियल लाइन, ये भी रियल लाइन, ये भी रियल लाइन, ये भी रियल लाइन, ये सारे के सारे जो हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स पे। ध्यान से सुनो, बाउंडेड अबव, जब कभी भी यहां पे अबव और बिलो का कॉन्सेप्ट आएगा तो रियल नंबर लाइन में अबव विल मीन ऑन द राइट एंड बिलो विल मीन ऑन द लेफ्ट। तो यदि अगर आपने अबव ऊपर बाउंड्री लगाया है, आगे बाउंड्री लगाई है, तो इसका मतलब है कोई ना कोई एक ऐसा वैल्यू आपने मैक्सिमम फिक्स कर दिया है कि जो नंबर है वो इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। सिमिलरली, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बाउंडेड बिलो, इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई एक रेड बाउंड्री फिर से लगा दी है कि जो सीक्वेंस है वो लेफ्ट हैंड साइड नहीं जा सकता। सिमिलरली, अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव मतलब राइट हैंड साइड में ये खुला सांड है, कहीं भी जा सकता है। अगर राइट हैंड साइड में कहीं भी जा सकता है तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड में रेस्ट्रिक्शन तो होगा। तो हम तो बोल सकते हैं ना कि लेफ्ट हैंड साइड में तो रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है कि नहीं। एट द सेम टाइम अनबाउंडेड बिलो, हमने अनबाउंडेड मतलब बिलो में अनबाउंडेड मतलब इसको खुला सांड बिलो में छोड़ दिया है। लेकिन अनबाउंडेड बिलो अगर बोल रहे हैं तो डेफिनेटली
अबव साइड में तो बाउंडेड होगा, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड में तो कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होगी कि जो कि उसको लिमिट कर देगी। अब एनालॉगसली यदि अगर हम बोल रहे हैं बाउंडेड अबव, तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बाउंडेड अबव इज एनालॉगस टू अनबाउंडेड बिलो? दिख रहा है? सिमिलरली बाउंडेड बिलो इज एनालॉगस टू अनबाउंडेड अबव। तो इसको आप एक साथ यूज कर सकते हो, इसको आप एक साथ यूज कर सकते हो। बट यदि अगर आप बाउंडेड अबव और बाउंडेड बिलो दोनों को ही अगर एक साथ क्लब करते हो, तो देखो यहां ध्यान से कि बाउंडेड अबव मैंने बोला है, बाउंडेड बिलो भी बोला है, तो जाहिर सी बात है कि आप ये जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो ऊपर भी लगा रहे हो, नीचे भी लगा रहे हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो नंबर है, ये जो सीक्वेंस है, ना तो राइट जा सकता है ना तो लेफ्ट जा सकता है, तभी हम उसको कायदे से बाउंडेड बोलेंगे। क्लियर? सिमिलरली इफ यू गो फॉर अनबाउंडेड, द कंडीशन इज it should be unbounded above. That means there should not be any restriction on the right, and also it should be unbounded below. That means there should not be any restriction on the left. तो इसका डायग्राम कुछ ये बन जाएगा। आई होप ये पूरा जो क्लियर मतलब बाउंडेडनेस का कॉन्सेप्ट है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। आपको बोल रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस इंफिनिटी के तरफ डाइवर्ज कर रहा है, मतलब यहां पे देखो पॉजिटिव इंफिनिटी है, और इसमें भी एक और चीज सीख लो कि रियल नंबर लाइन में जब कभी भी हम डिस्कशन करते हैं तो पॉजिटिव इंफिनिटी हमेशा राइट हैंड साइड में हम लोग एज्यूम करते हैं, और निगेटिव इंफिनिटी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर कोई सीक्वेंस डाइवर्ज कर रहा है इंफिनिटी, पॉजिटिव इंफिनिटी, इसका मतलब उसकी जो वैल्यूज है ना वो एकदम अनंत तक, इंफिनिटी तक जा रही है, रुक नहीं रही है। तो वो वाला सीक्वेंस आप सोचो कैसा होगा। अगर कोई भी सीक्वेंस राइट हैंड साइड में ही जा रही है, तो क्या हो जाएगा? वो बाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड अबव होगा ना। अरे इंफिनिटी के तरफ जा रही है, इधर कोई रेस्ट्रिक्शन करने वाला नहीं है। तो यदि अगर राइट हैंड साइड में रेस्ट्रिक्शन करने वाला नहीं है, तब उसको क्या बोलेंगे? बाउंडेड बिलो। राइट हैंड साइड में रेस्ट्रिक्शन करने वाला नहीं है कोई, तो उसको क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड अबव। क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड अबव। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई सीक्वेंस इंफिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर रही है तो वो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो होगा, लेकिन अनबाउंडेड अबव होगा। यही चीज आपको थ्योरम में है जो आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना होता है? लेट्स डू। देखो ध्यान से, प्रूफ देखिए। अब प्रूफ इट्स अ टोटली अ लैंग्वेज थिंग। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा लैंग्वेज आप यूज करना चाहते हो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? इसका प्रूफ कर रहे हैं। लिखो, क्वेश्चन में क्या बोला? इफ अ सीक्वेंस इज डाइवर्जेस टू इंफिनिटी, तो पहले इसको उठा लो। तो लिखो, सिंस द सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस टू इंफिनिटी, सिंस the sequence ये सीक्वेंस है, diverges to infinity, अगर इंफिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर रही है, then there exists a positive number k, however large it may be, it may be such that an should be greater than equal to this k, okay, for all n greater than equal to m, where m is any
पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान से सुनो, ये क्या लिख दिया है मैंने। ये लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश करिए कि पहले, सबसे पहले कोई भी थ्योरम आता है ना, तो उसको पहले आप उसको विजुअलाइज करिए, डायग्रामेटिक वे में पहले आप समझिए, उसके बाद फिर लैंग्वेज में कन्वर्ट करिए, तो आसान हो जाएगा। अभी हम लोग ए एन का बारे में बात कर रहे हैं। ए एन का मतलब है सीक्वेंस, और यहाँ पे जो ए एन है वो किस साइड डाइवर्ज कर रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी तो इधर है। तो यदि अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ डाइवर्ज कर रहा है, तो क्या हम सीक्वेंस को राइट हैंड साइड में कभी जीवन में रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो अगर हम नहीं रोक पाएंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक रेफरेंस लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कोई नंबर ले लो, सपोज के। तो क्या के पे जाकर के ए एन रुकेगा? कभी नहीं रुकेगा, नहीं रुक सकता। तो आपको क्या करना है, इसी रेफरेंस से रिलेशन दिखा देना है। ठीक है, मान लो कि के कितना भी बड़ा नंबर ले लो, अगर जितना भी बड़ा नंबर लोगे ए एन उससे भी बड़ा हो जाएगा। तो वही चीज लिखा मैंने, ए एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू के। ये सारे के लिए, ये जो सब्सक्रिप्ट यूज कर रहे हो ना, ये सारे के लिए, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ठीक है, अब इसको मैं फिर से आपको न्यूमेरिकली समझा देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, मान लो आपके पास एक रियल नंबर लाइन है, और रियल नंबर लाइन पे ये वाली पॉइंट है A1, ये वाली पॉइंट है A2, ये वाली पॉइंट है A3, ये वाली पॉइंट है A4, और इस तरह से करते 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 आप पहुंच गए हो यहाँ तक A पावर 100, A के A सब्सक्रिप्ट में 101, करते करते आप पहुंच चुके हो A के सब्सक्रिप्ट में 1110001 एंड सो ऑन। इस तरह से आप जा रहे हो, आगे तो बढ़ ही सकते हो ना, कहीं पे रुकेगा तो नहीं, रुकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और हम सीक्वेंस कंसिडर कर रहे हैं, लेट अस कंसिडर सीक्वेंस को हम कंसिडर कर रहे हैं n, सबसे प्यारा सीक्वेंस है। ठीक है, कर दिया हमने, सिंपल है। तो या आप इसको और थोड़ा फास्ट, मतलब इसका आप कन्वर्जेंस, मतलब फास्ट इसका अगर आपको डाइवर्जेंस चाहिए n के पावर में कर दो, जो भी मर्जी है। तो हम मान लेते हैं, चलो आपके सुविधा के लिए हम मान लेते हैं क्यूब, मान लेते हैं ए एन इज इक्वल टू एन क्यूब। तो यहां से पहला टर्म बताइए इज 1, दूसरा टर्म क्या होगा? 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब होता है 8। तीसरा टर्म क्या होगा? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब क्या होता है? 3 9 होते हैं 27। A4 का मतलब होता है 4 क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64। A का 5 का क्यूब 25 25 25 25 125 एंड सो ऑन, इतना ही वैल्यूज लेकर के कर रहे हैं। अब ये रियल नंबर लाइन पे बनाओ। रियल नंबर लाइन पे आप बनाओगे तो पहला पॉइंट आएगा 1, दूसरा वैल्यू आएगा 8, तीसरा वैल्यू आएगा 27, नेक्स्ट वैल्यू आएगा 64, नेक्स्ट वैल्यू आपका आएगा 125। ओके, फॉर इंस्टेंस यहां पे जो मैंने कैपिटल के लिया है, मान लेते हैं हम इसको के बोल रहे हैं, इसको हम कैपिटल के बोल रहे हैं। ठीक है, और ये सारी क्या है? दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4, दिस इज A5। ओके, मैंने रिलेशन क्या लिखा है? AN शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल के। ओके, इसका मतलब ये हुआ कौन कौन से AN के से बड़े हैं। अगर हम के को ये मान रहे हैं तो क्या हम A1 को के से बड़ा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या हम A2 को के से बड़ा बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्या हम A3 को के बराबर बोलेंगे? यस बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हम यहां पे लिख क्या सकते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डायग्राम आई कैन राइट कि A3 की जो वैल्यू है दैट इज, क्योंकि देखो इक्वल टू को भी लेना है, इसीलिए हम लिख देते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू के, ग्रेटर देन इक्वल टू के एंड द वैल्यू ऑफ के इज 27। अब ये जो वैल्यू है, आपको नहीं लगता कि यदि अगर हम
फॉर ऑल, ये जो वैल्यू है n की जो वैल्यू है, मतलब यहां पे 3 फॉर ऑल 3 ग्रेटर देन 4, मतलब 3 ग्रेटर देन, इस पे आ जाओ, फॉर ऑल यहां पे हमने लिखा था n ग्रेटर देन इक्वल टू m, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो यहां पे हम m मान ले रहे हैं, लेट से 3, लेट m इज इक्वल टू 3 अकॉर्डिंग टू दिस। तो यदि अगर हम n को ग्रेटर देन इक्वल टू बोल रहे हैं तो इसका मतलब n ग्रेटर देन इक्वल टू m, मतलब m अगर 3 है तो n की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो इसका मतलब n की वैल्यू 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है। तो अगर ये सारी वैल्यूज के लिए देखिए, अब A3 के लिए क्या आ रहा है, A3 के लिए क्या आ रहा है 27, ठीक है। A4 क्या आ रहा है 64, फिर A5 क्या आ रहा है 125। इन सब के लिए K की वैल्यू हमने क्या ली है 27। ओके, सो क्या हम बोल सकते हैं यहां पे कि A3 तो ऑब्वियसली इज ग्रेटर देन इक्वल टू 27, A4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 64, मतलब 27, A5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 27। A3 की वैल्यू यहाँ पे 27 है, A4 की वैल्यू यहाँ पे 64 है, A5 की वैल्यू यहाँ पे 125 है। बात आ रही है समझ में? तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकली लेकर के इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सिर्फ समझाने कर रहा हूँ, प्रूफ का ये पार्ट नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ कि ये लिखा क्यों हमने। इसी तरह से आपको ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी सोचने के लिए कि हम कैसे क्या करेंगे। दिस आर कॉल्ड मैथमेटिकल लैंग्वेज। चैलेंज इसी में आता है, समझ नहीं पाते ये लैंग्वेज, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैथमेटिकल लैंग्वेज को आप अडॉप्ट कर पाओ। तो अडॉप्ट कैसे करोगे? डायरेक्टली याद करने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप सॉल्यूशन देख लिए, उससे आप कर लो, उससे भी नहीं होगा। सबसे पहले जो कुछ भी दिया है ना, उसको पहले आप डायग्राम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए। एंड द सैड पार्ट इज, बुक में इस तरह से डायग्रामेटिक विजुअलाइजेशन नहीं दिया है। जब मेरा समय आएगा, जब मैं अपना बुक लिखूंगा, आई विल मेक श्योर कि मैं इसको डायग्रामेटिक विजुअलाइजेशन की हेल्प से चीज़ों को करूंगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जो डायग्रामेटिक विजुअलाइजेशन के हेल्प से हम इसको करना चाहिए एक्चुअली। सो फर्स्ट यू नीड टू रीड द स्टेटमेंट और एनी थ्योरम और वट एवर इज गिवन, ट्राई टू विजुअलाइज इट इन योर माइंड, एंड वट एवर द पिक्चर कम्स ट्राई टू प्रोजेक्ट इट ऑन द पेपर। जब एक बार पेपर पे आपका प्रोजेक्ट हो गया, एंड देन यू ट्राई टू कन्वर्ट इट टू लैंग्वेज। दिस इज द करेक्ट वे. So that is why I am telling there is no one single language that you can adopt for solving any proof or theorem or solving any this type of questions which is a descriptive type of a discrete mathematics. समझ में आ रहा है? तो ये आपका हैबिट से डेवलप होगा. अभी मैं आपको हैबिट इम्बाइब कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए ये जो मतलब मैं अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ काफ़ी डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, इसको आप समझिए, वरना ये सब चीज़ जनरली मिल नहीं पाती है. समझ में आई ये? तो क्या बोल रहा हूँ, तो मैंने एक रियल नंबर लाइन ले लिया, कोई भी एक के को फिक्स कर दिया. अब इससे जस्ट बाद जो कुछ भी लोगे वो तो ऑब्वियसली के से बड़ा ही होगा ना. आप के को ये मानो, उससे बड़ा तो मिल ही जाएगा. के को ये मान लो, उस चलो हम उससे बड़ा ले लेंगे. के को ये मान लो, हम उससे और बड़ा ले लेंगे. तो कोई अंत है? नहीं है. इसका मतलब कहीं रुक पा रहे हो? नहीं रुक पा रहे हो. तो डाइवर्ज हुआ ना? हुआ. वही चीज को हमने लैंग्वेज के फॉर्मेट में रूप दे दिया है. तो सिंस द सीक्वेंस दिस डाइवर्जेस टू इंफिनिटी, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर के, हाउएवर लार्ज इट में बी, जितना मर्जी बड़ा हो जाए, such that an should be greater than equal to k for all n greater than equal to m where m is any positive integer. तो यहाँ पे दो चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है. एक तो ये सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल हुआ है और ये जो नंबर हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसका इस्तेमाल हुआ है. तो ये जो मैंने आपको डायग्राम समझाया था कि सपोज इधर डाइवर्ज कर रहा है
तो डाइवर्ज अगर कर रहा है तो हमें तो दिखाना है कि कहीं रुकेगा नहीं। अब जितना भी मर्जी कुछ भी लिमिटिंग वैल्यू आप ले लो, हम मान लेते हैं इतना बड़ा नंबर ले लेंगे, हम ये भी दिखा देंगे कि इसके जस्ट बाद कुछ आएगा, तो इसका मतलब ये इसको रोक नहीं सकता है। सो दैट इज वाई वी हैव टेकन दिस के, और जो सीक्वेंस का है यहाँ पे an, इसको उधर के उससे सारे जितने भी वैल्यूज हैं सबसे बड़े कर देंगे, इससे ये हो जाएगा फॉर m इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या शो करता है? दिस शोज दैट द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव या अनबाउंडेड अबव। अगर हम ये लैंग्वेज यूज कर रहे हैं और कहीं हमको सारे के भी बड़े बड़े वैल्यूज मिले जा रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं ना दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। सो दिस शोज, इसको लिखेंगे, सो दिस शोज दैट द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। सो यू कैन राइट दिस शोज दैट द सीक्वेंस इज, this shows that the sequence is bounded above। तो अभी तो हमने सिर्फ यही दिखाया है कि सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड अबव है, सॉरी अनबाउंडेड अबव है। द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव। तो ये पार्ट मेरा हो गया, लेकिन हमें यह भी दिखाना है कि बाउंडेड बिलो भी है, हमें यह भी दिखाना है कि बाउंडेड बिलो भी है। तो अब मान लो जो इसी डायग्राम में चलो आते हैं, अगर बाउंडेड बिलो है तो क्या आपको लगता नहीं कि कोई ना कोई जरूर यहां पे ऐसा होगा, कोई ना कोई नंबर जिससे an लेफ्ट नहीं जा सकेगा? तो इसको हम मान लेते हैं लेट्स से t, मान लिया t। तो हम एज्यूम कर रहे हैं नाउ टू शो दैट द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो शो करना है। लेट अस एज्यूम दैट t इज इक्वल टू, ऑब्वियसली मिनिमम होगा सारा से, क्या क्या चीज से, a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, जो आपने k माना था उससे भी, सबका तो मिनिमम ही होगा, है कि नहीं? सो इफ t इज मिनिमम ऑफ दिस, तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई एक ऐसा नंबर मिल रहा होगा। सो t, देयरफॉर ये जो t है दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू an, है कि नहीं? जो t है वो लेस देन इक्वल टू an होगी फॉर ऑल n, सारे n के लिए, क्योंकि t मिनिमम आपने ले लिया है ना। अब यहां पे मान लो, जैसे इसी एग्जांपल देख लो, सपोज इसका हम इसी को t मान ले रहे हैं, तो अगर ये t है तो इसका मतलब 1 तो छोटा है 8 से, 1 छोटा है 27 से, 1 छोटा है 64 से, 1 छोटा है 125 से। सो दैट इज वाई वी कैन राइट t इज लेस देन इक्वल टू n फॉर ऑल n, सारे n के लिए ना, फॉर n इज इक्वल टू 2 3 4 5 1 2 3 4 सब के लिए दिस इज छोटा। तो इससे क्या पता चल रहा है? सो दिस शोज दैट द सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो। सो देयरफॉर this sequence an is bounded below। बस हो गया। So hence we can say that the sequence is unbounded above as well as bounded below। तो इस तरह से हम लोग प्रूव करते हैं। So यहां पे आप लिख दो the hence, फाइनल स्टेटमेंट आप लिखोगे hence the sequence an is bounded below but unbounded above, ठीक है? और यहां पे लिख दोगे QED, क्वाड एराटम डेमोन्स्ट्रेटम हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलिए इसका जस्ट अपोजिट देखो, थ्योरम प्रूफ करना इज एक्चुअली इन आर्ट, तो इसमें हड़बड़ा करके नहीं कर सकते, क्योंकि रियल एनालिसिस इसीलिए मैंने सेपरेट कर दिया है आपको। रियल एनालिसिस में जो भी एप्लीकेशन पार्ट है वो मैंने सारे कैलकुलस में घुसा दिया है,
जैसे इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, रीमैन इंटीग्रल है, जहाँ पे कैलकुलेशन ईजिली बन जाते हैं, तो वो सब हम लोग कैलकुलस में ही पढ़ लेंगे। रियल एनालिसिस में बस 4 चीज़ें पढ़नी है, सीक्वेंस, सीरीज और 2 चीज़ आपका और था, सीक्वेंस था, सीरीज था, और हाँ रीमैन इंटीग्रल भी था, और एक और चीज़ था। तो इसको मैंने 4 सेगमेंट्स में ही रखा है जो कि रियल में हम लोग पढ़ेंगे, और बाकी जैसे है इम्प्रॉपर इंटीग्रल या फिर फंक्शंस, वो सब हम लोग कैलकुलस में ही डील करेंगे। ठीक है, तो कैलकुलस का कोर्स काफ़ी बड़ा होगा। तो देख लो, नेक्स्ट थ्योरम लिखो और इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं सिमिलर सेम ग्राउंड्स पे। सो नेक्स्ट थ्योरम इज, next theorem. So next theorem we have if a sequence an diverges to minus infinity, if a sequence an diverges to minus infinity, then an is unbounded below and bounded above. Then an is unbounded below, but unbounded above, अब देखो, आप देखते देखते सीख जाओगे कि कैसे हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। मैंने क्या बताया, कोई स्टेटमेंट है, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज टू विजुअलाइज एंड कन्वर्ट इनटू डायग्राम। आफ्टर कन्वर्टिंग इन इनटू डायग्राम देन यू कन्वर्ट इनटू लैंग्वेज। ठीक है, इफ अ सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी डाइवर्ज करने का क्या मतलब है? पहले तो हमें पता है सीक्वेंस विल बी अलोंग अ नंबर लाइन, और डाइवर्ज कर रहा है तो डाइवर्ज तो 2 ही तरह से कर सकता है, या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी पे या तो माइनस इन्फिनिटी पे। ठीक है, इस केस में माइनस इन्फिनिटी है, तो मान लेते हैं कि ये एक रियल नंबर लाइन है और ये जो सीक्वेंस है ये माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है। तो अगर माइनस इन्फिनिटी पे डाइवर्ज कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या हम इसको रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में नहीं रोक पा रहे हैं तो इसका मतलब हमें कोई ना कोई ज़रूर लेफ्ट हैंड साइड में एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, जिसके रिलेशन से या जिसको कंपेयर करके हम दिखा देंगे कि बाबू तुम लेफ्ट हैंड साइड में जाओ, जितना भी मर्जी को इतना भी छोटा नंबर क्यों ना ले लो, हम उससे छोटा और ले लेंगे। तो रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमें राइट हैंड साइड में पड़ी थी रेफरेंस पॉइंट की, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं, वहां पे हम कैपिटल के यूज किए थे, यहां पे हम स्मॉल के यूज कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, ओके। सो इफ अ सीक्वेंस डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, तब आपको दिखाना है कि ये जो सीक्वेंस है वो अनबाउंडेड बिलो है बट अनबाउंडेड अबव है। तो आपको दोनों चीज दिखाना है, अनबाउंडेड बिलो भी दिखाना है, बाउंडेड अबव भी दिखाना है। अनबाउंडेड बिलो बट अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड बिलो बट बाउंडेड अबव है, सॉरी, बट बाउंडेड अबव। ओके, तो यहां पे अनबाउंडेड बिलो मतलब ये जो चीज है इसको हम एक बार शो कर देंगे, उसके बाद फिर इसको शो कर देंगे, फिर क्लब करके लिख देंगे रिजल्ट। समझ में आ रहा है? फिर हम लोग क्लब करके रिजल्ट को लिख देंगे। जिसमें चेक ऑडियो हो रहा है कि नहीं। यस, हार्ट अटैक आ जाएगा इस तरह से, मतलब इतना देर घंटा पढ़ाने के बाद फिर पता चला कि माइक ही ऑफ है, बहुत खतरनाक है। इफ अ सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी देन ए एन इज अनबाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव। तो हमने क्या कर लिया? ये कर लिया। अब इसको स्टेटमेंट में लिखो, सिंस द सीक्वेंस डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी since the sequence diverges
टू माइनस इन्फिनिटी। इसका मतलब देन इट मीन्स फॉर ऑल small, for all negative number k, for all negative number let's say k, however small it may be। अब वहाँ पे क्या किए थे हम लोग, however large it may be, यहाँ पे क्या करेंगे, however small it may be, there exists a positive integer m such that वहां पे an को बड़ा दिखाना था k से, यहां पे an को क्या करना पड़ेगा, स्मॉल k से छोटा दिखाना पड़ेगा। an लेस देन इक्वल टू स्मॉल k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। For all n greater than equal to m, an should be less than equal to k। अब यहां पे जो सीरीज जा रही है ना, देखो यहां पे लेस देन इसको मत कर देना, क्योंकि वरना a माइनस वन a माइनस टू ऐसे नहीं जाएगा। यहां पे जो सीक्वेंस, ये जो नंबर बन रहे हैं ना, ये सपोज ये रियल नंबर लाइन है, करेक्ट। यहां से सीक्वेंस आपका इधर से स्टार्ट होगा ना, a1 a2 a3 a4 a5 a6 ऐसे जाएगा। अब मतलब अगर कुछ बोला नहीं है या आपकी मर्जी है कि आपको सिंप्लीफाई रखना है तो आप तो ऐसे ही रख सकते हो। मान लो आपने एक नया सीक्वेंस डिफाइन कर दिया कि जिसमें हम सबस्क्रिप्ट माइनस लेंगे, तब उस केस में क्या चला जाएगा, ये हो जाएगा -1 a -2 a -3 a -4 a -5 a -6 एंड सो ऑन। सो दिस इज एब्सर्ड एक्चुअली। हमने देखा था कि ये मतलब ये लेना सही नहीं है। तो जैसे ही आप नंबर का आप बढ़ाते हो, सब्सक्रिप्ट्स आप बढ़ाते हो, तो n की वैल्यूज तो बढ़ेगी ही ना। तो जैसे ही आप बढ़ रही है, तो यहाँ पे मान लीजिए कोई भी एक छोटा, जब आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, व्हेन यू आर मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, तो नंबर आपका छोटा हो रहा है। तो जब छोटा हो रहा है तो हम मान लेते हैं कोई एक छोटा नंबर स्मॉल k है, लेट्स से स्मॉल k नंबर k है। तो हम ये दिखा देंगे कि इससे भी छोटा मिलेगा, कि यहाँ पे a6 है ना, हम चलो यहाँ पे हम a7 ले लेंगे। ये सपोज ये a7 है, हम ये a8 ले लेंगे, फिर इधर जा करके हम a9 ले लेंगे। तो हम तो दिखा देंगे कि 8 इज ग्रेटर देन 7, 9 इज ग्रेटर देन 7, बट a8 इज लेस देन a7, a9 इज लेस देन a7। समझ में आ रहा है ये लैंग्वेज? ये लैंग्वेज आ रहा है समझ में? तो देखो फिर से सुनो क्या लिखा हुआ है। सिंस द सीक्वेंस डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, देन इट मीन्स फॉर ऑल निगेटिव नंबर k की वैल्यू जो है वो निगेटिव नंबर ही होगी ना, हाउएवर स्मॉल इट मे बी, देन देयर, इसका मतलब क्या, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट an लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई आपको a की वैल्यू k से छोटी मिल ही जाएगी। सो इससे क्या मतलब, दिस शोज दैट द सीक्वेंस इज व्हाट, दिस शोज दैट सीक्वेंस इज व्हाट, अनबाउंडेड बिलो। तो हम लिखेंगे दिस शोज दैट द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड बिलो। So this shows that the sequence is unbounded below। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अरे रेस्ट्रिक्शन नहीं है तभी तो छोटा 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 मिलते चला जा रहा है ना, इससे भी छोटा मिलता चला जाएगा। तो ये तो पहला पार्ट आपका हो गया अनबाउंडेड बिलो। अब आपको दिखाना है फॉर बाउंडेड अबव। नाउ टू शो द सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव
अबव। क्या करोगे, मैंने आपको बताया था अगर राइट हैंड साइड में बाउंडेड अबव है तो ऑब्वियसली कोई ना कोई यहाँ पे आपको बाउंड्री होगी ही। तो मान लेते हैं वो टी है। सो लेट टी इज इक्वल टू, अब ये क्या लिखोगे, मिनिमम होगा या मैक्सिमम होगा, ऑब्वियसली मैक्सिमम होगा। मैक्स ऑफ किसका, या तो A1 A2 A3 डॉट 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 ये स्मॉल k डॉट 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 एंड सो ऑन। तो इन सब का ये क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। समझ में आया? तो t का हम ये चीज लगा देंगे। तो अगर हम इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं तो यहां पे जो t की वैल्यू है, सो देयरफॉर t की जो वैल्यू है ये तो बड़ी होगी सारे an के लिए, फॉर ऑल n के लिए ये सब कुछ बड़ी होगी। सो इसका मतलब क्या होता है, which shows that the sequence is bounded above समझ में आया? सो दैट इज वाई वी कैन राइट, हेंस वही जो स्टेटमेंट है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिख दीजिए, हेंस an is unbounded below but bounded above. So hence an is unbounded below but bounded above. मुझे उम्मीद है कि इतना कुछ बताने के बाद आपको एटलीस्ट लैंग्वेज पकड़ने में आप थोड़ा थोड़ा पकड़ पा रहे हो। मुझे पता है कि पूरी तरह से एक बार में नहीं समझ में आता है। देखो मेरे को बहुत समय लगे हैं और कितना मतलब 15-20 बुक तो रियल एनालिसिस के पढ़ गया हूँ मैं, तब जा करके इतना डेप्थ आ पाया है कि मैं नंबर की वैल्यू ले करके आपको एक्सप्लेन और इलस्ट्रेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि द सब्जेक्ट इज सच। और कि मेरा बीएससी मैथमेटिक्स है नहीं, मेरा तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मास्टर्स मटेरियल साइंस में है, ठीक है। लेकिन ऑप्शनल को इतना ज़्यादा मोहब्बत हो गई कि पूरा कोर्स मेरे को पढ़ना पड़ा। तो रियल एनालिसिस कभी जीवन में नहीं पढ़ा था मैंने, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए मैंने चाट गया सब। अब पढ़ लिया तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस आ गया है अभी। अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि को सारे मतलब ऑप्शनल के सारे सब्जेक्ट्स में क्या क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट पता हो जाता है। लेकिन होता है ना कि डायरेक्ट नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन बता दूंगा तो वो हो जाएगा क्या, एक तो एक इलीगल तरह से हो जाएगा। मतलब उसी तरह से क्या है ना, आप ही लोग क्या बोलते हैं ना, वायरल करोगे मेरे को, पेपर की धांधली हो गई यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। मैं उस पचड़ा में फंसना नहीं चाहता। क्वेश्चंस विल बी इनडायरेक्ट। ऑब्वियसली जो लाइव क्लास होता है जूम का, उसमें मैं मार्क करा देता हूँ कि ये नहीं बोलूँगा कि ये आएगा, इम्पॉर्टेंट है तो यदि इम्पॉर्टेंट है तो मतलब चांसेस है आने का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 थ्योरम हम लोगों ने प्रूव कर लिया है। अब थोड़ा सा और हम लोग एनालिसिस करते हैं, और भी मैं आपको एक सीक्वेंस देता हूँ और आप बताइए उस सीक्वेंस का नेचर क्या है, ठीक है। तो देखिए, कंसिडर द सीक्वेंस सीक्वेंस है an इज इक्वल टू n इज even and 1 by n is odd. Discuss the nature of sequence. Discuss the nature of सीक्वेंस। इस सीक्वेंस का आपको नेचर समझना है। तो बउआ मेरे, नेचर समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको पूरा इसके टर्म्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके टर्म्स लिखो। a1 क्या हो जाएगा, a1 क्या है, 1 इज ऑड, तो इसका मतलब 1 by 1, सो दैट इज 1। a2 2 इज इवन, सो दिस इज 2।
A3 इज 1/3, A4 इज 4, A5 इज 1/5, A6 इज 6 एंड सो ऑन। फिर क्या बताया, इसको विजुअलाइज करो कि कैसे मूव कर रहा है, ये लाइन पे कैसे मूव कर रहा है। लाइन पे मूव कराने के लिए सबसे पहले आप रियल नंबर लाइन बनाओ। सो ये रहा रियल नंबर लाइन, और रियल नंबर लाइन में यहाँ पे कोई भी निगेटिव दिख रही है क्या? तो निगेटिव का ज़रूरत है नहीं हमें। तो उस हिसाब से अगर मान लीजिए कुछ टर्म्स निगेटिव भी होंगी, कुछ टर्म्स पॉजिटिव भी होगी, तब हम कैसे डायग्राम बनाएंगे पता है? बीच में ऑरिजिन 0 लेंगे, इधर हम जगह छोड़ देंगे पॉजिटिव के लिए, इधर जगह छोड़ देंगे नेगेटिव के लिए। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे वैल्यूज़ पॉजिटिव ही हैं, तो मान लेते हैं कि ऑरिजिन आपका या 0 जो है वो यहाँ से शुरुआत हो रहा है, 0 यहाँ से। इसको आप 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको 3 मानो, इसको 4 मानो, इसको 5 मानो, इसको 6 मानो, इसको 7 मानो, हर सिलसिला चलता चला जाएगा। इधर जाओगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी के तरफ जाओगे, इधर जाओगे तो निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाओगे। सो फॉर दिस पर्टिकुलर सीक्वेंस यहाँ पे तो आपको निगेटिव साइड जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो दैट इज़ वाई वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम हियर। अब इस पॉइंट्स को लोकेट करिए। पहला टर्म कहाँ दिख रहा है? रेड से करते हैं। पहला टर्म आपको दिख रहा है 1 पे, तो यहाँ पे हमने कर दिया, ये रहा 1। मैं लाइन से शो कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह वाली लाइन से शो कर रहा हूँ रेड से। जो इवन वाले हैं उसको हम ब्लू से शो करते हैं। तो ब्लू 2 कहाँ है? वो यहाँ है, उसको हम बॉक्स से दिखा देते हैं। ये रहा बॉक्स। A3 कहाँ मिलेगा? 1/3। 1/3 का मतलब क्या होता है? 0.33। कहाँ पे लोकेट करोगे? ये 0.5 यहाँ पे आएगा, थोड़ा सा हट के 0.33 कहीं यहाँ पे आएगा, तो हम रेड से शो कर देते हैं। ले, यहाँ पे चला गया। नेक्स्ट टर्म आइए 4। A4 कहाँ है? A4 4 पे, तो ये बॉक्स कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? इधर शिफ्ट हो जाएगा। करेक्ट। A5 कहाँ है? 1/5। 1/5 का मतलब क्या होता है? 0.25। कहाँ जाएगा? इस रेड लाइन से थोड़ा लेफ्ट, तो इस लाइन से थोड़ा सा लेफ्ट इधर जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो A6। A6 कहाँ है? इधर है। कहाँ शिफ्ट होगा? 6 पे शिफ्ट होगा। इतना काफ़ी है। अब इससे आपको क्या मतलब कंक्लूजन, आपको मतलब कैसा विजन दिख रहा है आपको? क्या ये ऑसिलेट कर रहा है? मेरे को बताओ, क्या ये क्या ये ऑसिलेट कर रहा है? आपको क्या दिख रहा है? ये अरे एनालिसिस करो, क्या देख करके एनालिसिस करो? बॉक्स को देखिए, आपको बॉक्स दिख रहा होगा कि ये बॉक्स तो शिफ्ट हो जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, बट एट द सेम टाइम ये जो वर्टिकल लाइंस है वो ऐसे ऐसे इधर शिफ्ट हो जा रही है। अब ध्यान दो, ये जो बॉक्स शिफ्ट हो रहा है कुछ यूं 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 इस तरह से, ये तो इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ लीनियरली इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है या वापस इधर भी छेड़ने के लिए आ रहा है? आ रहा है। तो क्या हम इसको बोलेंगे कि ये इन्फिनिटी के तरफ डाइवर्ज कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। इट डज नॉट डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी के तरफ डाइवर्ज करने का मतलब है कि लिमिट निकालोगे और उसकी जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी ही आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो इन्फिनिटी नहीं आ रही ना। एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है, एक बार इधर जा रहा है। तो मैंने आपको क्या सिखाया था? एक बार यूं, एक बार यूं, एक बार यूं, एक बार यूं। तो ये क्या सीक्वेंस हो गया? ऑसिलेटरी सीक्वेंस हो गया। ऑसिलेटरी सीक्वेंस में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में हम जा रहे हैं, अब बाउंडेडनेस मतलब इसका नेचर तो समझ में आया, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या फिर ऑसिलेटरी है।
तो हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस इज ऑसिलेटरी, दैट इज फाइन। कन्वर्जेंट नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर लिमिट वैल्यू नहीं मिल रही है इसको, लिमिटिंग वैल्यू एक नहीं मिल रही है इसको, ठीक है। दूसरा, डाइवर्जेंट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डाइवर्ज होने के लिए या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी लिमिट वैल्यू आनी चाहिए या तो निगेटिव इन्फिनिटी लिमिट वैल्यू आनी चाहिए, इस दोनों में भी केस नहीं है। ऑसिलेटरी का मतलब क्या होता है? वैल्यूज पे शिफ्ट करना। तो ये फाइनाइट ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है या इनफाइनाइट ऑसिलेटिंग सीक्वेंस है? ऑब्वियसली फाइनाइट तो नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसका जो रेंज है वो फाइनाइट नहीं है, किसी दो फिक्स्ड पॉइंट पे तो ऑसिलेट नहीं कर रहा है ये। इट इज ऑसिलेटिंग, मतलब 2 पे जा रहा है फिर इधर जा रहा है, 4 पे जा रहा है फिर इधर जा रहा है, 6 पे जा रहा है इधर पे जा रहा है, ठीक है। सो इट इज इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। इतना समझ में? अब सुनो बाउंडेडनेस का बात। जब हम बाउंडेडनेस कर रहे हैं तो क्या ये राइट हैंड साइड में बाउंडेड है? मतलब क्या ये बाउंडेड अबव है और क्या ये बाउंडेड बिलो है? क्या बोलोगे आप? राइट हैंड साइड में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, राइट हैंड साइड में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दिख रहा है आपको कहीं रेस्ट्रिक्शन? नहीं। ये 6 4 मिला, 6 मिला, फिर 8 मिलेगा, 10 मिलेगा, 12 मिलेगा, ऐसे ऐसे करते चलते चलना जाएगा। सो हम बोलेंगे इट इज अनबाउंडेड अबव, अनबाउंडेड अबव। अब बिलो का बारे में बात करो। बिलो में देखो, ये जो रेड लाइन है ये 0 के लेफ्ट जा सकती है क्या? ये 0 के लेफ्ट जा सकती है क्या? कभी नहीं। इसका मतलब ये सारे के किस पे कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं? इधर 0 के तरफ अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे इसको? बाउंडेड बिलो, बाउंडेड बिलो। समझ में आया ये? तो हम बोलेंगे दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव बट बाउंडेड बिलो। सो an की जो वैल्यू है, an इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये सारा सीक्वेंस की वैल्यूज तो 0 ही मिल रही है आपको फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। कोई भी निगेटिव नंबर मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। तो राइट हैंड साइड में आप चले जाओ, अनबाउंडेड अबव हो जाएगा। लेकिन द सीक्वेंस डज नॉट डाइवर्ज टू इंफिनिटी, बट द सीक्वेंस डज नॉट डाइवर्ज टू इंफिनिटी। अरे डाइवर्ज करने का मतलब होता है उसको फेंक दो, दोबारा वापस लौट करके कभी नहीं आएगा। लेकिन यहां पे कितना भी दूर जाएगा वापस बाबू को घूम करके सोना के पास आना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो दैट इज वाई वी कैन नॉट से दैट द सीक्वेंस डज नॉट डाइवर्ज टू इंफिनिटी। और कभी कभी मन खींच जाता है ना, तो मन करता है कि जितने भी फैंटा बॉयज है ना सबको डाइवर्ज कर दो इन्फिनिटी पर। बाबू तो जा, तो देश का बेड़ा गर्क करे। सो ऑल द फैंटा बॉयज एंड द ज़ॉम्बीज शुड बी डाइवर्ज्ड, भाग यहां से। सो ये जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, सो दिस सीक्वेंस इज अनबाउंडेड अबव एंड दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, एंड an is greater than equal to 0 for all n belongs to natural numbers, but the sequence does not diverge to infinity. तो ये रहा एनालिसिस इस पर्टिकुलर सीक्वेंस का। इसका जस्ट उल्टा थोड़ा एक देख लेते हैं। कंसिडर द सीक्वेंस, consider the sequence an where an is equal to minus n, n is even, and minus 1 by n, n is odd. ओके
इसका आपको नेचर बताना है कि इसका ये कौन सा सीक्वेंस है, मतलब किस तरह का सीक्वेंस है. सो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस. अब सुनो, सेम चीज करेंगे. सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके टर्म्स निकाल लो. a1 क्या हो जाएगा, अगर ऑड है तो माइनस लगा दोगे, सो -1. a2 इवन है तो ये -2. a3 -1/3. a4 -4. a5 सब में माइनस है वैसे. a4 इज -4, a5 इज -1/5, a6 इज -6 एंड सो ऑन. आपको नंबर लाइन बना लो. यहां पे कोई भी पॉजिटिव नंबर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है. तो समझदारी इसी में है कि हम 0 यहां से शुरुआत करें. 1 2 3, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन. लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ पे जाओगे, -∞ की तरफ जाओगे. अब क्या करना है, देखना है नेचर की पॉइंट्स कैसे कैसे शिफ्ट कर रहा है, लोकेट करना है. तो यहां पे आपको दिख रहा है a1 की जो वैल्यू है वो -1 है, तो हम यहां बना देते हैं -1. a2 जो है वो इंटीजर पे है, दैट इज -2 पे, तो इंटीजर को हम बॉक्स से शो कर रहे हैं लाइक दिस. a3 पे आओ, -1/3. -1/3 बोले तो -0.33, तो कहां पे मिलेगा, 0.5 यहां पे आएगा और 0.33 थोड़ा इधर होगा, है कि नहीं. सो यहां पे आएगा. फिर देखो a4 -4 कहाँ जंप मारा, इधर जंप मारा, -4. फिर a5 देखिए -1/5 मतलब -0.25, तो कहाँ होगा, ये 0.33 है, थोड़ा इधर राइट साइड खिसकेगा, यहाँ पे आ गया. फिर ब्लू देखो -4 हो गया, फिर -6 कहाँ जंप मारेगा, यहाँ पे में मारेगा. क्या आपको दिख रहा है इसका नेचर, आपको दिख रहा है कि ये जो रेड वाली लाइंस है ये सब 0 के तरफ अप्रोच तो कर रही है, लेकिन 0 के बड़ा नहीं हो रही है, 0 से ज़्यादा बड़ा नहीं हो रही है, 0 को क्रॉस नहीं कर रही है. तो इसका मतलब ये बाउंडेड बिलो हुआ या बाउंडेड अबव हुआ. क्या आपको बताया था, अबव राइट हैंड साइड में रेस्ट्रिक्शन, बिलो लेफ्ट हैंड साइड में. तो ये राइट हैंड साइड में रेस्ट्रिक्शन लग गया है 0, तो इसका मतलब बाउंडेड अबव. सो दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव. बट एट द सेम टाइम लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, ये जो नंबर है ये आपको दिख रहा है कि -1 पे जाता है, फिर -2 पे आता है, फिर -1/3 पे आता है, -4 पे आता है, -1/5 पे आता है, -6 पे आता है, इधर जाता है, इधर आता है, इधर जाता है, इधर जाता है. क्या आपको सिखाया था, यूं यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं. क्या बन गया ये, ऑसिलेटिंग, ऑसिलेट कर रहा है. अब किस तरह का ऑसिलेशन है, क्या इसका रेंज फिक्स्ड है क्या, नो. क्या रेंज इनफाइनाइट है क्या, यस. सो दैट इज व्हाई इट इज इनफाइनाइटली ऑसिलेटिंग सीक्वेंस. क्लियर. बट एट द सेम टाइम दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया है क्या किसी ने, नहीं. तो हम क्या बोलेंगे, अनबाउंडेड बिलो, अनबाउंडेड बिलो. तो यहां पे जो भी an उठा लो, कोई ना कोई an आपको इस k से छोटा मिल ही जाएगा. फॉर ऑल n, सारे n के लिए कोई ना कोई आपको an मिल ही जाएगा जो k से छोटा होगा. आपकी जितनी भी मर्जी आप कर लो. समझ में आ रही है बात. सो दैट इज वाई वी कैन से दैट द सीक्वेंस इज अनबाउंडेड बिलो एंड बाउंडेड अबव. ठीक है. फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिख दो. लेकिन
क्या ये डाइवर्ज कर रहा है क्या माइनस इन्फिनिटी पे? डाइवर्ज करने का मतलब क्या बोला था कि zombies ऑफ एंटाबॉयज को फेंक दो कि दोबारा जीवन में कभी वापस लौट करके ना आए। तो यहाँ पे तो आ जाएगा ना, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, इसीलिए दीज आर नॉट डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज नहीं कर रहे हैं। डाइवर्ज करने का मतलब हमेशा के लिए फेंक दीजिए, ये हमेशा के लिए नहीं जाएगा, आएगा शोना के पास आएगा, फिर से बाबू के पास जाएगा, शोना के पास आएगा, ठीक है। इस तरह से ऐसे से ऑसिलेट करता रहेगा। सो इसीलिए हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज, सॉरी क्या लिख सकते हैं इसका, द सीक्वेंस डज नॉट डाइवर्ज टू हियर, हेंस सीक्वेंस डज नॉट डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी। अब मेरे को लग रहा है कि धीरे थोड़ा कुछ ना कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये चीज़ करना एक्चुअली ज़रूरी है, क्योंकि वरना हम एक रीडिंग देते हैं और उससे क्या क्या लिखा रहता है, अरे लेस देन एप्सिलॉन, ग्रेटर देन फलाना ढिमकाना, ग्रेटर देन इक्वल टू एम, पता नहीं कहाँ से क्या क्या आ जाता है। अब जो लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करेंगे वो आप अप्रोचेबल होगा और बिना देखे आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो आस्ते आस्ते चलिए, रिलैक्स होकर के चलिए, आपको मज़ा आएगा। नेक्स्ट एक और सीक्वेंस पढ़ लेते हैं जिसका नाम है नल सीक्वेंस। नहीं, ये काफ़ी इसमें मुझे कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा, लेक्चर लंबा हो जाएगा, तो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद है कि 3 साल के बाद ये जो रियल एनालिसिस का कोर्स हमने फिर से रिज्यूम किया है वो आप बेहतर तरह से आप चीज़ों को आप समझ पाओगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लेक्चर 1 से लेकर के सीरियली फॉलो करिएगा, क्योंकि रियल एनालिसिस का जो कोर्स है, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, नारियल ले लो, नारियल मतलब ब्यूटीन कोकोनट, जो कोकोनट का आउटर पार्ट होता है दैट इज़ द ग्रीन पार्ट, वो और ब्राउन पार्ट वो काफ़ी टफ होता है, और अंदर जब उसको खोलते हो ना तो मुलायम मुलायम जो मिलता है नारियल का मखमल वाला चीज़ जो खाने में मज़ा आता है, दैट इज़ कैलकुलस। तो जब आप कैलकुलस करने में मज़ा आता है क्योंकि सॉफ्ट होता है, रियल एनालिसिस काफ़ी हार्ड होता है, तो उसी चीज़ को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाए। सो दैट इज़ वाई आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ को बारीकी से समझना पड़ेगा, आपको अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप उसके क्वेश्चंस को अटैक कर पाओगे। और बात रही एग्जाम की और क्वेश्चंस की, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दिस, क्योंकि जितना पढ़ाएंगे, जो पढ़ाएंगे उसमें से ही क्वेश्चंस आने हैं, उससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।